नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ जो शख्सियत, उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, हर विषय पर बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद और विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद आदित्य। सबसे पहले तो क्योंकि हम बात विजय दिवस की कर रहे हैं और आज जब 71 से 2024 में आप उस हिस्टोरिक इवेंट को देखते हैं सर, तो आपके जहन में क्या थॉट्स आते हैं? और ये देखते हुए भी कि बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं वो हिंदुओं के लिहाज से काफी डिफिकल्ट है, मुश्किल है। हिंदूज अंडर अटैक हैं, वहां पर हिंदू मंदिर जो हैं उन्हें वेंडलाइज किया जा रहा है और जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है। कई तरह के सीरियस क्वेश्चंस हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी फिर से वहां जानी चाहिए। आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज का दिन 16 दिसंबर और खासकर जब इसमें साल 1971 लगा देते हैं तो ये वो दिन है जो विश्व के सैन्य इतिहास के अंदर अपनी एक अलग जगह रखता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी पूरी दुनिया के अंदर सेना ने इतने कम समय में, मात्र 13 दिन के अंदर, इतने बड़े वर्ग किलोमीटर का एरिया जो कि बांग्लादेश का है, इसको अपने काबू में करना, वहां पर पाकिस्तान सेना के 93,000 लोगों का आत्मसमर्पण लेना, एक नए देश को जन्म देने के अंदर मददगार बनना और उनको बागडोर देकर अपना देश चलाने के लिए मात्र 1 महीने के अंदर वापस आ जाना, ऐसा आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। और ये उदाहरण सिर्फ जीत का नहीं है, ये उदाहरण एक जस्ट वॉर का भी है। एक कंसेप्ट होता है जस्ट वॉर, और अगर आप इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो जस्ट वॉर की परिभाषा में अगर कोई फिट होता है वो ये 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराना, उसको जन्म देना, एक नए देश का बनाना, उनके लिए लड़ना, उनके शरणार्थियों की देखभाल करना जो लड़ाई से पहले आए, और सब तरीके से कोशिश करना कि वहां के लोगों को के साथ ठीक बर्ताव हो। ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। तो ये पहली चीज जो कि आती है। और मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से कि मैं आज के दिन उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे वो भारतीय सेना के थे या हमारे साथ लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के थे। एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर जो रणनीति थी अव्वल दर्जे की थी, जो रण संचालन था वो और भी बढ़िया था। तो ये एक खासियत है भारतीय सेना के लिए। एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा एक चीज है जो कि हमेशा हमें अपने विश्वास को और जगाने का मौका देता है। सर, अभी आपने जिस तरह से कहा कि एक नए देश को जन्म देना, भारत ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो जब मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा क्या इसी एहसान फरामोश होने के लिए हमने बांग्लादेश को मदद की थी, उसके जन्म में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी बांग्लादेश की तरफ से आ रही है, और साथ ही जो इस समय मौजूदा हालात हैं उस पर आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश एहसान फरामोश है? देखिए, इसमें एहसान फरामोश की बात नहीं है। इसमें बात है कि हमने उनको देकर बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात कि आप चलाइए अपना देश। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते थे कि वो इस चीज को याद रखें कि उनके ऊपर कितनी दुर्दांतता हुई, उनके ऊपर
कितने ऐसी चीजें हुई जो शायद विश्व में कहीं ना हुई हो, हम कर सकते थे ना। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमने उनको किसी और का नैरेटिव चलाने की ऐसी छूट दे दी कि आज जिस मुकाम पर हम आए हैं शायद उसके अंदर अपनी कमी भी दिखाई देती है। और मेरा मानना है 1975 के अंदर हमको एक सबक मिला जब बंगबंधु की हत्या कर दी गई। क्या हमने उससे कुछ सीखा? बांग्लादेश ने सीखा कि नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या पड़ोसी होने के नाते हमने कुछ सीखा? उन्हीं चीजों को 2024 के अंदर हम दोबारा देखते हैं। उनकी पुत्री जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी और एक बार की नहीं, वो बच गई। इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो हालात हमने देखे उसके पीछे डीप स्टेट के हाथ थे, साफ नजर आते हैं। क्या इन चीजों को भांपा नहीं जा सकता था? ठीक है, कई बार नहीं भांपा जा सकता आप और 1971 में भी आपको याद होगा 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में घुसने की ताक में था। चीन एक तरफ से हमें आंखें दिखा रहा था, लेकिन एक हमारा विश्वसनीय दोस्त था रूस, जो इन दोनों के बीच में खड़ा था। और अमेरिकी बेड़े को नाकामी इसलिए भी लगी क्योंकि वो सोचते थे कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़ी बड़ी नदियां हैं, इतने बड़े बड़े नदियों के नाले, दलदल, अलग अलग तरह की चीजें हैं, बहुत टाइम लगेगा इनको पहुंचने के अंदर। और जिस तरह के इनके पास हथियार हैं शायद वो हमसे अच्छे नहीं हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये मात्र 13 दिन के अंदर हम भारतीय फौज जीत जाएगी और आत्मसमर्पण ले लेगी। तो अब हम क्या देखते हैं, इसके पीछे उधर से ही हाथ है डीप स्टेट का, जो अभी कार्यवाहक उनके राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बल्कि बांग्लादेश के आम जन के साथ अगर आप बात करें तो इनको सूदखोर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक चलाया, उसका सूद ये खाते थे और इसलिए वो बैंक जो है वो घाटे में गया। मदद कहां से मिली? क्लिंटन साहब के ट्रस्ट से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो क्लिंटन साहब का काला पैसा सफेद करते थे, वहां से इनको एड आती थी और यहां से ये उसको सफेद करके डोनेशन के रूप में उनको वापस दे देते। तो इस प्रकार का व्यक्ति, जिसका 1971 में क्या रोल था, उसकी खोज करनी चाहिए। कहां थे ये? मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में होंगे उस समय। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई रोल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी अपने अपने देश में जो दुर्दांतता हुई, जो जिस प्रकार से टिक्का खान ने एक दमन वहां पर किया, इन्होंने शायद उसको कभी जानने की चेष्टा की होगी। इनको यह भी नहीं पता होगा कि कितने लोग मारे गए, कितने इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, कितने जो ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया, और कितनी लाखों महिलाओं के साथ बर्बरता हुई। इनको कुछ नहीं पता। और इसीलिए आज अगर हालात खराब हैं तो जब ऐसे शख्स आएंगे ऊपर तो हालात खराब होंगे। 1971 में बांग्लादेश जो आज है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वहां का हर नागरिक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे क्रिश्चियन था, चाहे बौद्ध था, सबके सब इकट्ठे होकर लड़े। सबके सब इकट्ठे होकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना के सामने खड़े हो गए। ठीक है, काफी मारे गए, काफी भाग गए, काफी शरणार्थी बनकर आए, लेकिन सबके सब इकट्ठे थे। आज उनके बीच में फर्क क्यों आ गया?
क्या जो मुक्ति योद्धा थे उनके परिवारों के लिए अगर वहां की सरकार अगर कुछ करती है तो बाकी लोगों को उसके लिए उकसाया क्यों गया? भाई आपको तो मिल गई ना आजादी, आपको तो मुक्ति मिल गई, आपके दमनकारी हार गए, लेकिन क्या आप उन लोगों का बलिदान याद नहीं कर सकते जो मारे गए? क्या आप उस देश के प्रति ये नहीं कह सकते कि इन्होंने हमको बचाया? तो कहीं ना कहीं कोई कुछ है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है, उनका हाथ है कहीं ना कहीं उन्होंने पैसे बांटे हैं, लोग बाग खरीदे गए हैं। और शायद डीप स्टेट के जो संचालन करने वाले लोग थे, इनको नहीं पता कि इन्होंने किस जिन्न को जन्म दिया है। आपने सब कट्टरवादी ताकतों को वहां पर जन्म दे दिया, जिनको कुछ नहीं करना है। हमने इनको कतर में भी देखा। और अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को पढ़ें तो वहां पर 7 बड़े आंदोलन हुए, जिसको वो 7 सीढ़ियां बोलते हैं उनकी मुक्ति की। और हर सीढ़ी जो है वो इस चीज के लिए थी कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा रहने का तरीका, हमारी सभ्यता वो नहीं है जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की है। इसीलिए 7 आंदोलन चले और आखिर के अंदर शेख मुजीब के नीचे जब वो जीत गए चुनाव, उनको बनने नहीं दिया गया, तो दमन शुरू हुआ। और आखिर में भारत को, क्योंकि इतने लोग भारत के अंदर शरण में आ गए कि हमें आखिर में उनको घर तो भेजना ही था ना, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट वॉर था। बहुत से लोग कहते हैं, यानी बहुत से लोग कहते हैं, कई बार बांग्लादेश के अंदर भी कहते हैं, एक आईएसआई ने किताब निकाली जो उन्होंने बांटी काफी बांग्लादेश कि जी बांग्लादेश में पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं था। टिक्का खान ने तो सबको सिर्फ दावत दी थी, वहां पर कोई आदमी नहीं मारा गया, वहां पर कुछ नहीं हुआ, किसी महिला को छुआ भी नहीं गया। उन्हीं के एक जर्नलिस्ट ने, मिस्करेनास ने, पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो 1972 के अंदर आई बाहर। उसका नाम था द रेप ऑफ बांग्लादेश। उसको पढ़ें। हमने नहीं लिखी, भारत के किसी राइटर ने नहीं लिखी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने लिखी। और उसमें उसने बताया है कि कहां पर क्या हुआ। तो इन हालात के अंदर मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, कम से कम इन्हें अपने जो इनके साथ बीता है उसको याद करें। ऐसे अदिति जी बहुत से चीजें हैं जो आपके दिमाग में उस टाइम की अंकित हैं। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, एक रेस इंप्रूवमेंट कैंप, एक नस्ल बदलने का कैंप चिटगांव मेडिकल कॉलेज के अंदर था, पाकिस्तान फौज का बनाया हुआ था, जिसमें महिलाओं को इकट्ठा करके डाल दिया गया था और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पर भेजा जाता था। ऐसी चीजें द्वितीय विश्व युद्ध में भी सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम बड़े देशों का सपोर्ट था, चीजें दबा दी गई, चीजें बाहर नहीं निकली। ऐसा हो गया कि तूफान आया लेकिन बाहर से दिखा दिया गया कि तूफान था ही नहीं।
अभी आपने सर थोड़ी देर पहले ये कहा था कि भारत को उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। एक्चुअली आज मैंने खुला जिस नहीं, तरह से रिएक्शन मेरा मेरा कहने का मतलब खुला नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, आपने जो कुछ किया, आपने सहृदय होकर किया, आपने एक अच्छे पड़ोसी के रूप में किया, आपने मानवता के लिए किया। लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, और जब उसके ऊपर प्रचार और प्रसार का एक आडंबर कर दिया जाए, तो याददाश्त लोग बाग भूल जाते हैं। उसी तरीके से जैसे कि जिलानी साहब मरहूम हो गए अभी, तो मरहूम जिलानी साहब कश्मीर में कहते थे, वो बारामूला में तो कुछ हुआ नहीं, उरी में तो कुछ हुआ नहीं, 1947 में तो सब कहानी है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की। ये भी हाल वही है। और जरूरी है कि वहां पर जो लोग देश के लिए लड़े थे, देश के लिए जान गंवाई, जिनके परिवारों ने बलिदान दिया, उनको खड़ा होना चाहिए याद दिलाने के लिए कि देखिए आप कर क्या रहे हैं। ये कट्टरवाद आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी सभ्यता के खिलाफ है। सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आज ये एक डिस्कशन हुआ, आपने ये कहा कि आपने अपनी बात को क्लैरिफाई भी किया। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए सारी बातों को भूलकर जस्ट वेयर योर हैट ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 71 में बांग्लादेश को जन्म देने के अलावा इंडिया ने क्या हासिल किया? क्योंकि लोग आज जो मैं पढ़ रही हूँ और बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम पीओके पे कुछ नेगोशिएट नहीं कर पाए, हम पीओके पर लोग कहते हैं कुछ क्यों नहीं किया। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में एक माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में एक लिमिटेड प्रेजेंस इंश्योर करनी चाहिए थी ताकि बाद में शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ वो ना हो पाता और बांग्लादेश की जो ट्रैजेक्टरी रही वो ना हो पाती। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, भी आपने खुद भी ये कहा कि नैरेटिव चलाने दिया गया। आज हम बांग्लादेश में, और शेख हसीना तो अगस्त में गई हैं, उससे पहले भी क्रिकेट मैचेस के दौरान हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां इंडिया की हार को सेलिब्रेट किया जा रहा था, वो वीडियोस बहुत वायरल हुए। तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना स्ट्रांगली डीप रूटेड था और इतने सालों तक इसे हार्बर करते रहे बांग्लादेश में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। मैं आपसे ये कहूं इंडिया क्या अलग कर सकता था, क्योंकि ये कहा गया इंडिया ने ना तो जो इंडिया के प्रिजनर्स थे उन्हें लेके कुछ नेगोशिएट किया, ना अपनी प्रेजेंस को लेके कुछ नेगोशिएट किया, चिकन नेक जो है उस पर बहुत कुछ कर सकता था, पीओजे के पर बहुत कुछ कर सकता था। ये सब मैंने पढ़ा है। आप ज्यादा जानते हैं, जाहिर तौर पर आपको इसके बारे में पता है, व्हाट इंडिया कुड हैव डन डिफरेंटली। आदित्य, ऐसा होता है कि जो हाइंडसाइट होती है ना, वो 20/20 होती है। उस समय के क्या हालात थे, उस समय नेतृत्व भौगोलिक स्थिति के अंदर क्या देखता था, उस समय जो उनके अनुमान थे वो क्या थे, ना आपको पता ना मुझे पता। मुझे ये पता है कि हाँ युद्ध था, युद्ध के अंदर हमको ये करना था। नेतृत्व ने क्या सोचा, क्या कारण थे जो उन्होंने किया? ठीक है, बांग्लादेश की आजादी का मतलब था जो उनके करोड़ों लोग जो हमारे यहां पर आए थे वो वापस जा सके, और वो चले गए। आप अंदाजा लगाइए कि इतने सारे रिफ्यूजी कैंप थे, आप सब कुछ वहां पर कर रहे थे, कितना देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा होगा। आपको कहीं से कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही थी, एक बहुत बड़ी चीज थी। आपने कोशिश की कि आप उनको दे दें, और उसके बाद आप जो है
उनको अपना देश संभालने दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब अतिथि ज्यादा देर तक रहता है ना घर में, तो भी लोगों को परेशानी होती है। ये फिर तो पूछता अतिथि है की कि बात कब है। जाओगे? तो ये तो अतिथि की बात है। तो ऐसा है कि आज हम कुछ भी कर सकते हैं, जो उस टाइम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। नहीं, उस टाइम जो नेतृत्व था उसने कुछ सोच के किया होगा, कुछ उनकी मजबूरी रही होगी कई चीजों में। क्या 93,000 के नेगोशिएशन के अंदर शेख मुजीब कैसे जिंदा वापस आए, क्या ये मुद्दा था क्या? मुझे नहीं पता। अब सोच के देखिएगा। अगर आप भुट्टो साहब को पूरा जो जो कुछ वो करना चाहते थे करने देते, शेख मुजीब वापस नहीं आते शायद। अगर शेख मुजीब वापस नहीं आते तो बांग्लादेश का बनना कितना अच्छा लगता, कितना खराब लगता। अरे ये चीज हमें नहीं पता कि किस डिसीजन के अंदर किस चीज का फर्क पड़ा, क्या हुआ, क्या चीज नहीं हुई। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भारत की तरफ से अगर आप देखें, भारत बांग्लादेश के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहे हैं। और बीच के अंदर जब शेख मुजीब की हत्या हुई, उसके बाद एक जो दूसरे लोग आए, उन्होंने कोशिश की कि रिश्ते खराब हों, क्योंकि अवामी लीग के रिश्ते अच्छे थे तो हमको खराब करने चाहिए, हमारी पॉलिसी अलग होनी चाहिए। जबकि एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनको फायदा ही मिलता, और फायदा मिला बाद में। अब आप शेख हसीना जब से आई, आप सारे वर्ष उनके ले लीजिए, फायदा मिला कि नहीं मिला? बांग्लादेश को मिला। व्यापार बढ़ा, वहां से बिजनेस बढ़ा, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको मिलता था, जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी उनको मिलती थी। दोनों के बीच में आदान प्रदान अच्छे हुए। उनको त्रिपुरा से गैस मिलती है, उनको मेघालय से कोयला मिलता है, जो अगर रिलेशंस खराब हो तो नहीं मिलता। इसी तरीके से हमें जो ओवर फ्लाइट करनी है, दूसरी चीजें करनी है, हमारे लिए भी कई चीजें आसान हो। तो आपसी रिश्ते जब सुधरते हैं और अच्छे होते हैं तो दोनों को फायदा होता है। बांग्लादेश की जीडीपी, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम उन दिनों में बढ़ी जब उनके संबंध भारत के साथ अच्छे थे। उनकी जीडीपी की ग्रोथ, एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे बांग्लादेश की ग्रोथ हमसे ज्यादा है। जी जी। तो क्या कारण था? रिश्ते अच्छे थे, और इसीलिए जब बॉर्डर सेटलमेंट हुआ तो दोनों सदनों के अंदर सर्वसम्मति से पास हुआ कि जो छोटी छोटी हिस्से कुछ बांग्लादेश में भारत के, उनके कुछ हिस्से हमारी तरफ को है, बराबर कर दिया जाए। तो ये एक बड़े भाई की तरह हमारी भूमिका थी कि चीजें और अच्छी हो। लेकिन डीप स्टेट को मंजूर नहीं था, और शायद कई चीजें जो आज आप भारत में देखते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो लोग डीप स्टेट के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों की हरकतों के कारण ही वो चीजें दिखाई देती हैं। कई लोग तो कहते हैं कि बांग्लादेश तो झांकी है, असली प्रोजेक्ट तो इंडिया था, हो क्योंकि सकता है, आपने मुझे नहीं एलिमेंट्स पता। का जिक्र किया। आप जर्नलिस्ट हैं, आप बखूबी चीजों को ज्यादा देखती हैं। इसके अंदर अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य होगा इसमें। लेकिन चरण सर, एक बात बता, बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट आया, उसके पीछे क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, बंगाल की मिट्टी की एक खासियत है
भावुकता बहुत होती है लोगों में, इमोशनल कंटेंट बहुत होता है। आप उस इमोशनल कंटेंट को अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं या उसको बुराई की तरफ ले जा सकते हैं। लोग भावुकता में बह जाते हैं। अब आप उनको कट्टरता में डाल देंगे, लोग बाग बह जाएंगे उसके अंदर। आप उनको और भारत में भी होता है ना, कोई कहेगा जी मैं आपके लिए इस चुनाव के अंदर सोने की छत बनवा दूंगा, चांदी की सड़कें बनवा दूंगा, लोग मान जाते हैं, वोट दे देते हैं उनको। वही हाल वहां पर भी है ना, कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। गरीब आदमी जो है कुछ मान जाते हैं, कुछ कहते हैं हमने क्यों इसके अंदर बेकार के अंदर पढ़ना, जो जहां पे चल रहा है उनके साथ चलो। लेकिन आपसे मैं ये जानना और समझना चाहूँ सर कि अब ये जो रिश्तों में तल्खी है, इसको आप दूर होते हुए देखते हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले किया जो बांग्लादेश में हो रहा है, एक तरफ तो डीप स्टेट जाहिर तौर पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आईएसआई मतलब एक छोटा-सा ऑब्जर्वेशन है मेरे सोशल मीडिया पर मैं देखती हूँ, मैंने ऐसे-ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, मैं आपको बताऊँगी तो आप हँसेंगे। लोग लिखते हैं कि भारत सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था बांग्लादेश में। आपके वो हमारे देश में जो बहस है उसपे भारत में मुसलमानों की बात करते हैं और फिर ये लिखते हैं कि भारत को तो हक ही नहीं है हिंदुओं की चिंता करने का। और मैंने एक कमेंट तो मैंने ये भी पढ़े कुछ तो इस तरह के कि देखिए पाकिस्तान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है, वो तो सीपैक पे फोकस कर रहा है, वो तो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और भारत जो है वो मंदिर ही ढूंढ रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा इंडिया के अगेंस्ट चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी नैरेटिव का जिक्र किया, तो ये सब कहां से आ रहा है? देखिए, आज प्रचार, प्रसार और नैरेटिव ये बहुत कुछ तय करते हैं और हर देश एक इंफॉर्मेशन वॉर की उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसको चलाने के साधन होते हैं और वो उसके हिसाब से इन चीजों को चलाते हैं। अगर आप इसको समझेंगे नहीं और सोचेंगे कि अगर मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। इसको समझने की आवश्यकता है और समझकर इसको सही करने की आवश्यकता है, समझकर अपने आप अपने हथियार बनाने की आवश्यकता है ताकि आप इस लड़ाई के अंदर चूकें ना। अच्छा, आपने बांग्लादेश में बात की, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस है। मुझे पता है मैंने आपसे 20 मिनट्स मांगे थे, आपकी परमिशन से थोड़ा सा टाइम और ले रही हूँ। एक तरफ ये हमारा आईबी 4000 किलोमीटर से ज्यादा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, दूसरी तरफ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और भारत के बीच में जिस तरह से हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बातचीत, उसके बाद जो सिचुएशन एलएसी पर जो कहा जा रहा है कि हालात, इंडियन आर्मी जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, जो पहले पोजीशंस थी वो वापस लौट आई हैं। आपको लगता है इंडिया और चाइना के बीच में जो हम 2020 से एक स्टैंड ऑफ देख रहे थे, वो इवेंचुअली इंडिया की परसिस्टेंस की वजह से और इंडिया के एक जिसे कहना चाहिए रेजोल्यूट स्टैंड की वजह से फाइनली आप मानते हैं कि उसका रेजोल्यूशन हो गया, या आपको लगता है कि चाइना इतनी आसानी से नई हथियार डालेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होगा? देखिए, All my मैं questions are directed at former chief of army staff, not a leader from BJP. So please. नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी चीन के ऊपर विश्वास नहीं करता, तो हम अगर उनके ऊपर विश्वास करने लगे तो हम गलती खा जाएंगे। उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम कई बार उनके साथ धोखा खा चुके हैं। आगे अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम अपने गार्ड को नीचे कर दें, तो उसमें हमको नुकसान होगा। अच्छी बात है, बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, चीजें सुलझ रही हैं, अच्छी बात है अगर रिश्ते अच्छे बनते हैं, लेकिन हमें दूरगामी तौर पर देखना चाहिए कि इसके पीछे है क्या। ये सिर्फ पर्दा तो नहीं है, इस पर्दे के पीछे कुछ छुपाया तो नहीं गया।
तो मैं ये एक कॉशन जो है छोड़ना चाहता हूं आपके साथ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं सारी दुनिया के साथ चलना चाहता हूं कि चीन पर कोई विश्वास नहीं करता। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की तरह तो क्रेडिबिलिटी भी उनकी उन प्रोडक्ट्स की तरह है। आप ये अपने आप में पूरी दुनिया में कहा जाता है। वेस्टर्न बॉर्डर की मैं आपसे बात करूं पाकिस्तान का, क्योंकि हमने पाकिस्तानी आर्मी का सरेंडर देखा है जम्मू कश्मीर स्पेशली, और आप तो वहां बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, आपने बहुत काम वहां पे किया है। अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि कैसे जम्मू को नई बैटलफील्ड बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब तो खैर बर्फ गिर रही है, तो घुसपैठ इतनी आसान नहीं रहने होने वाली है पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए, टेररिस्ट के लिए। लेकिन ये जो पूरा थिएटर हमने देखा है टेररिज्म का जम्मू कश्मीर में, और जो डेवलपमेंट्स हैं, नई सरकार भी आई, लेकिन हमने ये भी देखा कैसे ग्रेनेड अटैक्स भी हुए। तो आपको वो चैलेंज कितना बड़ा इस वक्त दिखाई देता है? पाकिस्तान की तरफ से परोक्ष युद्ध समाप्त नहीं होने वाला। कमी आ सकती है, लीवर उनके पास है, किस दिन पंखे की तरह थोड़ा सा बढ़ाना है, किस दिन कम करना है, वो कंट्रोल उनके पास। हमें पूरे तरीके से सतर्क रहना है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लो कॉस्ट ऑप्शन है उनके लिए, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, सैनिक मारे जाएं, दूसरे लोग मारे जाएं, नुकसान हो, आप किसी चीज को आप जीवित रख रहे कि हाँ जी कश्मीर के अंदर समस्या है, देखिए वहां पे ब्लास्ट हो गया। परोक्ष युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, और इसलिए आपको गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या कुछ और करने की आवश्यकता है, क्या विश्व स्तर पर जो हमें आज समर्थन मिल रहा है उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों को लेकर एक लंबी दूरी की पॉलिसी आपको रखनी पड़ेगी ताकि सब लोग उसी के ऊपर चल सके। ये नहीं कि नहीं जी मैं तो पाकिस्तान जब बना था तो फला जगह पे रहता था, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जी, गले मिलेंगे सब ठीक हो जाएगा। आज तक तो नहीं हुआ ठीक। बहुत से ऐसे लोग गले मिले, बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान के यात्रा पे गए, जाके देख के आए कि उनकी पैदाइशी जगह कौन सी थी, लेकिन उसके बाद धोखा भी खाया। तो ये सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। एक तरफ आपके वो है जो चाहता है कि किसी तरह से आपको गिराए, किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसको आप चांदी की थाली में, सोने की थाली में उसको खाना भी खिला दो, वो बाद में जाके थूकेगा, उसको खाएगा नहीं, निगलेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप समृद्ध हो, आप शक्तिशाली हो, आपका दुनिया में नाम हो और आपके लोग खुशहाल हों। अभी आपने ये कहा कि गले मिलने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उनके साथ उनके बारे में तो कहना चाहिए गले मिलके पीठ में छुरा ना घोपा गया अगर, तो ये बहुत बड़ा अपवाद होगा, क्योंकि गले मिलने से तो वहां छुरा घोपा जाने की गारंटी है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ, बहुत लंबे अरसे से मेरे जहन में सवाल था, ज्यादा प्रेशराइजिंग क्या था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना या एक 24/7 काम करने वाले प्रधानमंत्री के कैबिनेट में काम करना? देखिए प्रधानमंत्री जी के तो काम करने का मजा है, मजा इसलिए कि दूरगामी सोच है, विस्तृत सोच है, और जो आप चाहते हैं लोगों के लिए उसके बारे में वो पहले से सोच चुके हैं, तो चीजें इंप्लीमेंट करनी है और काम का आनंद आता है।
लेकिन ये सियासी फील्ड जो है वो अलग है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सिर्फ यही नहीं कि आपने अपना काम कर दिया, आपने ज्यादा काम कर दिया, आपने अच्छा काम कर दिया, शायद वही सब कुछ है, आपके लोग आपसे खुश हैं, वही सब कुछ है। बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। ये एक अपने आप के अंदर एक अलग एक वातावरण है, एक अलग माहौल है। और मेरे ख्याल से तो जो लोग इसके अंदर शुरू से आते हैं, पैदा होते ही, शायद वो भी इसको समझ नहीं पाते हैं। हम लोग तो बहुत बाद में आए। आपको भी 12-1 बजे ऐसे कॉल आ जाता था प्रधानमंत्री सर का कि अरे भाई ये ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, हाँ ऐसा कोई कॉल आपको याद हो जो आपको आया एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट और समथिंग, या कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ? कुछ नहीं, जो कुछ भी उन्होंने नहीं। कहा उससे ज्यादा करने की कोशिश की और लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की। वो तो आप जिंदगी भर करते हैं ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी, उससे पहले सैनिक के तौर पर भी, फिर मंत्री के तौर पर भी, और आज इस इंटरव्यू को भी लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका लक्ष्य जो था वो साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे 1971 की जो वॉर है उसी पर फोकस करना है। थैंक यू सो मच जनरल सर, आई विश यू ओनली द बेस्ट एंड प्लीज टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।